आज की हमारी बातचीत इस विचार पर है कि कैसे हमारी रोज की मतलब जो छोटी छोटी आदतें होती हैं जो अक्सर नजर भी नहीं आती, वो हमारी पूरी मानसिकता और जिंदगी को बदल सकती हैं। हमारे पास जो लेखक की बातें हैं वो यही कहती हैं कि हमारी आज की जिंदगी असल में कल की आदतों का ही एक नतीजा है। बिल्कुल, एक आईने की तरह। हाँ, तो अगर कोई फंसा हुआ या कह सकते हैं थका हुआ महसूस कर रहा है तो कमी उसमें नहीं बल्कि उसकी आदतों के सिस्टम में है। तो आज इसी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये किसी एक दिन के बड़े बदलाव या किसी मोटिवेशनल स्पीच के बारे में नहीं है। सही। लेखक का पूरा जोर उन छोटे मतलब लगातार किए जाने वाले कामों पर है जो धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका ही बदल देते हैं। आज हम उन 10 आदतों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी सोच को तेज, भावनाओं पर काबू। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है लेखक की इन 10 शक्तिशाली आदतों की परतें खोलना और ये समझना कि ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम कैसे करती हैं। उनका वादा बड़ा है ना? हाँ, वादा तो बड़ा है कि अगर इनमें से एक भी आदत अपनाई तो जिंदगी बदलेगी और अगर 10 अपना ली तो इंसान ही बदल जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली आदत से शुरू करते हैं जो सुनने में बहुत सीधी लगती है लेकिन शायद सबसे ज्यादा असरदार है। एक मकसद के साथ जागें और वक्त बर्बाद करना बंद करें। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग टैलेंट की कमी से नहीं हारते, नहीं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपने दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। उनकी एक लाइन है जो मुझे बहुत असरदार लगी, आपका समय ही आपकी जिंदगी है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा है। जब लेखक मकसद की बात करते हैं तो उनका मतलब किसी बड़े लाइफ गोल से नहीं है। अच्छा। उनका मतलब है जानबूझकर जीना। ये बस एक रूटीन में जीने से बिल्कुल अलग है जहां दिन बस गुजर जाते हैं। सही। मकसद आपको एक वजह देता है, एक दिशा देता है। और जब आपके पास दिशा होती है ना तो ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहना आसान हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। सवाल ये नहीं रह जाता कि आज क्या क्या करना है, सवाल बन जाता है कि मैं आज क्या बना रहा हूं, चाहे वो आत्मविश्वास हो, सेहत हो या कोई नया स्किल। ये बात तो सही है, लेकिन मकसद शब्द अपने आप में थोड़ा बड़ा और डरावना लग सकता है। हाँ। अगर कोई सुबह उठे और उसे लगे कि मेरे पास कोई बड़ा मकसद नहीं है तो वो क्या करे? क्या लेखक रोज के लिए एक छोटा मकसद बनाने की बात करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल लेखक यही कहते हैं। मकसद का मतलब हर दिन दुनिया बदलना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब हो सकता है आज मैं अपने काम पर पूरा ध्यान दूंगा या आज मैं धैर्य रखना सीखूंगी। ये एक इरादा है। जब आप एक इरादे के साथ उठते हैं तो आप प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, आप काम शुरू करते हैं। हाँ, आप काम शुरू करते हैं और प्रेरणा उस काम को करने से पैदा होती है। और एक बार जब आपने दिन के लिए अपना इरादा तय कर लिया तो अगली चुनौती उसे बाहरी दुनिया की दखलंदाजी से बचाने की होती है। और यहीं पर दूसरी आदत आती है, दुनिया आपका ध्यान भटकाए उससे पहले अपने दिन की योजना बनाइए। ये बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही फोन पर नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, लोगों की उम्मीदें, ऐसा लगता है जैसे हर कोई आपके वक्त का एक टुकड़ा चाहता है। सही कहा। लेखक का तर्क है कि अगर आप अपने दिन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए काम कर देगी। और तब आप सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, फैसले नहीं ले रहे होंगे। सुबह के बस 5-10 मिनट निकालकर अपनी 3 सबसे जरूरी प्राथमिकताएं लिख लेने से एक कमाल की चीज होती है। चिंता कम हो जाती है, आपका दिमाग सब कुछ याद रखने के बोझ से आजाद हो जाता है और असल काम करने पर ध्यान लगा पाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इतनी ज्यादा प्लानिंग से वो रचनात्मकता या सहजता खत्म हो जाती है। क्या लेखक इस संतुलन की बात करते हैं? हाँ, वो इस पे जोर देते हैं कि योजना का मतलब हर मिनट का हिसाब रखना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिन को एक ढांचा देना, एक फ्रेमवर्क। हाँ, एक फ्रेमवर्क। ये जानना कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। लेखक व्यस्त होने और उत्पादक होने में फर्क बताते हैं। व्यस्त कोई भी हो सकता है, लेकिन उत्पादक वो है जो सही चीजों पर अपनी ऊर्जा लगा रहा है। एक बार जब आप अपने सबसे जरूरी काम कर लेते हैं तो बाकी का दिन आप ज्यादा आजाद और सहज महसूस करते हैं, दोषी नहीं। ठीक है, तो हमने अपने दिन को भारी दुनिया से बचा लिया, लेकिन असली लड़ाई तो अक्सर हमारे अंदर ही चल रही होती है, हमेशा। और ये हमें तीसरी आदत पर लाता है, खुद से वैसे ही बात करें जैसे आप किसी सम्मानित व्यक्ति से करते हैं। वाओ! लेखक एक सवाल पूछते हैं जो
जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई दोस्त हमसे वैसे ही बात करे जैसे हम खुद से करते हैं, तो क्या हम उससे दोस्ती रखेंगे? कभी नहीं। ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये सीधे सीधे आत्मसम्मान और पहचान बनाने से जुड़ी है। हमारे अंदर जो आवाज लगातार चलती रहती है ना, वो हमारी हकीकत बन जाती है। अगर कोई लगातार खुद को कहता है मैं हमेशा सब गड़बड़ कर देती हूँ, तो उसका दिमाग इस बात पर यकीन करने लगता है और वो सच में गड़बड़ करने लगती है। हाँ। लेखक यहाँ अनुशासन और अनादर के बीच एक बहुत बारीक फर्क बताती है। अच्छा, वो क्या है? अनुशासन कहता है मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ क्योंकि मैं काबिल हूँ, जबकि अनादर कहता है मैं किसी काम की नहीं हूँ। तो इस अंदर की आवाज को बदलें कैसे? ये तो मतलब सालों की आदत होती है। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, लेखक इसे एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग की तरह देखते हैं। वो सुझाव देती हैं कि जैसे ही आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते हुए पकड़े, उसे तुरंत बदलें। तुरंत? हाँ, उसी पल। जैसे मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ को बदल कर कहे मैं ये सीख रहा हूँ और धीरे धीरे बेहतर हो जाऊंगा। या मैंने सब गड़बड़ कर दिया की जगह कहे ये गलती थी, इससे मैंने क्या सीखा। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपनी सोच को सच्चाई के ज्यादा करीब लाना है। और शायद यही अंदर की आवाज है जो हमें चौथी आदत को अपनाने से रोकती है। हाँ, बिल्कुल। वो आदत कि जब आपका मन किसी काम को टालने को कहे, तब एक्शन लें। सही। लेखक उस पल को निर्णायक मोड़ कहते हैं, जब हमारा दिमाग कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, कल कर लेंगे, या अभी मूड नहीं है। बिल्कुल। वो जो टालने की भावना है, वो अक्सर तर्क का मुखौटा पहनकर आती है। हाँ, मैं थका हुआ हूँ। हाँ, या ये सही समय नहीं है। लेकिन असल में ये हमारे दिमाग का हमें सुरक्षित रखने का तरीका है। दिमाग को बदलाव पसंद नहीं, उसे आराम पसंद है। लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर एक संघर्ष चलता रहता है। मन सुरक्षा चाहता है और आत्मा विस्तार चाहती है। वाह। और हर बार जब हम उस टालने की भावना के बावजूद काम करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को जिताते हैं। हम अपने दिमाग को ये संदेश भेजते हैं कि कंट्रोल हमारे पास है, हमारी भावनाओं के पास नहीं। और ये सीधे तौर पे 5वीं आदत से जुड़ जाता है ना? कैसे? जो शुरू किया है उसे खत्म करने की आदत डालें। क्योंकि शुरू करना एक बात है, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। मुझे लगता है कि काम को अधूरा छोड़ने की आदत उसी नकारात्मक आत्मचर्चा को और बढ़ावा देती होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दोनों आदतें एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। लेखक अधूरे कामों को मानसिक अव्यवस्था या मेंटल क्लटर कहते हैं। मेंटल क्लटर? हाँ, ये हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में खुले हुए टैब्स की तरह है, जो लगातार हमारी मानसिक ऊर्जा खाते रहते हैं। हर अधूरा काम हमारे अवचेतन मन को एक संदेश देता है कि हम भरोसे के लायक नहीं हैं। बाप रे। लेखक एक सिद्धांत बताते हैं, आप एक काम को जैसे करते हैं, अक्सर आप हर काम को वैसे ही करते हैं। काम पूरा करना सिर्फ उस काम के नतीजे के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर एक मयार, एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए है। ये खुद को साबित करने के बारे में है कि आपकी प्रतिबद्धता आपके मूड से ज्यादा मजबूत है। चलिए अब ऊर्जा की बात करते हैं, क्योंकि ये सब करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए, बहुत ज्यादा। छठी आदत है, उन चीजों को ना कहें जो आपकी ऊर्जा खत्म करती हैं। ये आदत सिर्फ समय बचाने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को बचाने के बारे में है। इसे ऊर्जा प्रबंधन की रणनीति की तरह देखना चाहिए। लेखक कहती हैं कि ऊर्जा सिर्फ नींद या अच्छे खाने से नहीं आती, ये हमारी सीमाएं, हमारी बाउंड्रीज तय करने से भी आती है। हर बार जब हम किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, चाहे वो कोई मीटिंग हो, कोई सामाजिक दबाव हो या फोन पर माइंडलेस स्क्रॉलिंग, हम अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा किसी और को दे देते हैं। और ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। लेकिन ना कहना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर हमारे समाज में जहां मना करने को अक्सर बुरा माना जाता है। क्या लेखक इसे आसानी से करने का कोई तरीका बताते हैं? वो कहती हैं कि इसे इस तरह से देखें, जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहते हैं, तो आप अपने विकास के लिए हाँ कह रहे होते हैं। वाह। ये अपनी जीवन शक्ति को उन चीजों पर लगाने के बारे में है जो सच में मायने रखती हैं। बहुत से लोग इसलिए नहीं थके होते कि उन्होंने बहुत काम किया है, बल्कि इसलिए थके होते हैं कि उन्होंने बहुत सारी फालतू चीजें की हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। और
ऊर्जा बचाने के साथ साथ उससे बढ़ाना भी जरूरी है। और यही 7वीं आदत काम आती है, हर दिन कुछ नया सीखें जो आपकी सोच को तेज करे। हाँ, लेखक दिमाग की तुलना शरीर से करते हैं। दोनों को रोजाना ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम पुरानी गलतियों को दोहराते रहते हैं। क्योंकि हम दुनिया को पुराने नजरिए से देख रहे होते हैं। बिल्कुल। एक तेज दिमाग आपको जिंदगी के हर पहलू में बढ़त देता है। इससे आप बेहतर फैसले लेते हैं, समस्याओं को शांति से सुलझाते हैं और भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। ये सक्रिय होने के बारे में है। मतलब आप जिंदगी के आपको सबक सिखाने का इंतजार नहीं करते, आप खुद पहले से सीखते हैं। प्रोएक्टिव होना। हाँ, प्रोएक्टिव होना। इसका मतलब है विनम्रता और जिज्ञासा बनाए रखना। जिस दिन किसी को लगता है कि वो सब कुछ जानता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। हाँ, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी दिन मूड खराब हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। होता है, सबके साथ होता है। ऐसे में क्या करें? 8वीं आदत इसका एक बहुत ही सीधा साधा उपाय बताती है। जब आपका मूड खराब हो तो उससे ठीक करने के लिए शारीरिक गतिविधि करें। ये मन और शरीर के गहरे संबंध को दिखाता है। जब हम उदास होते हैं तो हमारा शरीर भी झुक जाता है, हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं। हाँ, लेखक कहते हैं कि इस पैटर्न को तोड़ने का सबसे तेज तरीका है शरीर को हिलाना डुलाना। बेहतर महसूस करने के लिए हिलने का इंतजार मत करो, हिलना शुरू करो ताकि तुम बेहतर महसूस कर सको। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, कई बार जब मैं किसी चीज पर अटका होता हूँ तो बस 10 मिनट की तेज चाल मेरे सोचने का तरीका बदल देती है। हाँ, ये सिर्फ फिटनेस के बारे में नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। ये भावनात्मक नियंत्रण का एक शक्तिशाली टूल है। जब आप सीधे खड़े होते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो आपका दिमाग भी उसी का पालन करता है। सही। जब आप चलते हैं तो आपके विचार भी चलने लगते हैं, वो एक जगह अटके नहीं रहते। ये एक तरह का रीसेट बटन है जो हमेशा आपके पास होता है और इसके लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। तो अब तक हमने दिन को संभालने, मन को संभालने और ऊर्जा को संभालने की बात की। अब इन सब को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? 9वीं आदत है, दिन के अंत में खुद से पूछें कि आज क्या बेहतर हुआ। ये सवाल हमारे विकास को देखने का नजरिया बदल सकता है। हाँ, क्योंकि ये खुद को आंकने या जज करने के बारे में नहीं है। तो किस बारे में है? ये उन छोटे छोटे सुधारों को पहचानने के बारे में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे आज मैंने गुस्सा आने पर एक गहरी सांस ली, या आज मैंने काम को 5 मिनट पहले शुरू कर दिया। जब हम इन छोटी जीतों को पहचानते हैं तो हमारा दिमाग मानने लगता है कि हम बदल सकते हैं, कि विकास संभव है। मतलब ये खुद का कोच बनने जैसा है। आप सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये भी देखते हैं कि क्या सही हुआ और उसे कैसे दोहराया जा सकता है। बिल्कुल, ये आदत जागरूकता पैदा करती है। ये प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है, सिर्फ परिणाम पर नहीं। और समय के साथ यही छोटे छोटे सुधार मिलकर एक बड़े बदलाव का रूप ले लेते हैं। और अंत में 10वीं आदत, जो शायद इन सभी को एक साथ बांधती है, सबसे जरूरी आदत। हाँ, अच्छी आदतों पर तब तक टिके रहें जब तक वे आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाएं। लेखक कहते हैं कि असली बदलाव दोहराव से आता है। ज्यादातर लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। ये आदत बनाने की प्रक्रिया का सार है। शुरुआत के कोई भी नई आदत मुश्किल लगती है। मन और शरीर दोनों उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो उनके आराम के दायरे से बाहर है। हाँ, वो रेजिस्टेंस। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई उस शुरुआती मुश्किल को पार कर ले तो धीरे धीरे वो काम आसान लगने लगता है। लक्ष्य ये है कि सही काम करने के लिए आपको रोज मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, वो बस आपकी दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाए, जैसे दांत ब्रश करना। लेखक की एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम यानी आदतों के स्तर तक गिरते हैं। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? इसका मतलब है कि जब आप थके हुए हो, तनाव में हो या आपका दिन खराब हो तो आप अपने बड़े बड़े लक्ष्यों के बारे में नहीं सोचते। नहीं, आप वही करते हैं जो आपकी आदत है। अगर आपकी आदत है कि तनाव में आप जंक फूड खाते हैं तो आप वही करेंगे, लेकिन अगर आपकी आदत है कि तनाव में आप टहलने जाते हैं तो आप वो करेंगे। इसलिए एक मजबूत सिस्टम बनाना जरूरी है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे। तो आज की बातचीत का सार ये है कि बड़ा बदलाव किसी एक जादुई दिन का इंतजार नहीं करता। नहीं, वो हमारे रोज के छोटे छोटे जानबूझकर किए गए कामों का नतीजा है। ये आदतें सिर्फ काम की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक नया मानसिक ढांचा बनाने के औजार हैं। एक ऐसी नींव। हाँ, एक ऐसी नींव जिस पर हम किसी भी परिस्थिति में भरोसा कर सकते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। क्या?
लेखक भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आदतें बनाने की बात करते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें? क्या हो अगर ये आदतें सिर्फ भविष्य के लिए निवेश न हो, बल्कि उस इंसान के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका हो? ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। जब कोई सुबह एक मकसद के साथ उठता है या खुद से सम्मान से बात करता है, तो वो सिर्फ एक बेहतर भविष्य नहीं बना रहा, वो अपने आज के वजूद को भी इज्जत दे रहा है। सही। तो सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा कदम हो सकता है जो खुद के प्रति सम्मान का सबसे बड़ा रूप हो।